नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में हालांकि महाराष्ट्र का महाभारत फिलहाल थम गया है, लेकिन महाराष्ट्र कांग्रेस में काफी कुछ हो रहा है। अब जो विश्वास मत के दौरान जो 11 विधायक नहीं पहुंच पाए या फिर विधान परिषद के चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुई, उसको लेकर के आला कमान का कहना है कि अनुशासन की कार्रवाई इन सब विधायकों पर होगी। हमारे साथ अशोक चौहान साहब हैं, कांग्रेस के नेता, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, अभी मौजूदा सरकार में भी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। सर, विश्वास मत के दौरान क्या हुआ था जो 11 विधायक नहीं पहुंच पाए? मुझे अचंभा लगता है कि इस छोटी सी बात के ऊपर कितनी बवाल मचाने का प्रयास या जो भी चर्चा हो रही है। आपको पता है कि वो विश्वास दर्शक ठहराव से एक दिन पहले स्पीकर का चुनाव हुआ था, और स्पीकर के चुनाव के दौरान हमने पूरा महाविकास आघाड़ी, जो हमारी गठबंधन कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के साथ में, हमने बीजेपी के कैंडिडेट के खिलाफ में अपना वोट जाहिर ओपनली किया था। ये आप समझते हैं 24 घंटे में ऐसी कोई सी बात हो सकती है कि हम हमारा वोटिंग, हमारी कुछ हमारी भूमिका बदल जाए। हम उस दिन, ऐसा है कि मुंबई शहर एक ट्रैफिक, जो हमारा विधान भवन है उस क्षेत्र के आसपास ऑफिसेस है, मॉर्निंग वर्किंग डे, मंडे का सोमवार का दिन था, वर्किंग टाइम था, और हम वहां पर सिर्फ 3 या 4 मिनट हम लोग देर से पहुंचे। नॉर्मली मनोरंजन जी, ये स्थिति रहती है कि सवेरे विश्वास दर्शक ठहराव पे चर्चा होने के बाद ही वोटिंग करना, ये नॉर्मल प्रेसिडेंस रहा है। उस दिन इन्होंने, स्पीकर ने पहले वोटिंग ली और उसकी फिर बाद में चर्चा इसके ऊपर हो गई है। ये हमें पता नहीं था, और जैसे हम वहां पर हाउस में पहुंचते, लगभग 3 या 4 मिनट लेट हुए होंगे, तो लॉबी, एक बार स्पीकर अनाउंस कर देता है कि पोल अनाउंस कर देता है, तब लॉबी पूरी क्लियर करके दरवाजे बंद किए जाते हैं। हम लोग बिल्कुल पहुंच गए, लॉबी के अंदर आ चुके थे, पर अंदर का, भीतर का दरवाजा बंद हो गया था। इसलिए हमारे साथ में तकरीबन, मैं अकेला नहीं था, 10-12 विधायक थे, कुछ एनसीपी के भी थे, कुछ कांग्रेस के भी थे, जो हम लोगों को बाहर बैठना पड़ा। हम लोगों ने चिट्ठी हमारी भेज दी स्पीकर के पास कि हम यहाँ लॉबी में फंसे हुए हैं, हमें अंदर बुलवाइए ताकि हम वो वोटिंग में हम हिस्सा ले चुके, हम हिस्सा ले सके। तो स्पीकर ने उसमें कोई जवाब नहीं भेजा, और हम वहां पर लॉबी में बैठे रहे, और फिर लॉबी, जब वोटिंग खत्म होने के बाद वो दरवाजे खुले कर दिए गए। तो सवाल ये है, अगर हमको हमारी भूमिका किस और कोई अलग रहती थी, तो क्या हम हाउस में आते थे कि नहीं आते थे? जो हमारे हाउस में आने के बाद में जब ये दरवाजे बंद हो गए तो ठीक है, और उनका तब तक मेजॉरिटी का आंकड़ा जो 164 का था, स्पीकर के दौरान भी उनको 164 वोट ही मिले, और विश्वास दर्शक ठहराव में भी उनको बीजेपी और शिवसेना का जो गठबंधन है उसको 164 वोट ही मिले, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो एक 164 मेजॉरिटी हासिल होने के बाद में तो स्पष्ट है कि उनके पास बहुमत है। तो सवाल इसमें कौन सा संदेह की बात है, या हमारे ऊपर जो भी जिस तरीके से बाहर बातें हो रही है वो बेबुनियाद है, उसमें कोई मतलब नहीं है, और हमने ऐसा कोई भी गलत काम करने का सवाल उठता ही नहीं। और सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मेरे जैसे सीनियर व्यक्ति के बारे में अगर ऐसा कोई सवाल कोई उठाता है तो सामने मेरे से खुल के बात करे। हमारे ऊपर जब इतने सालों से हम कांग्रेस पार्टी पे काम कर रहे हैं, हमारी लॉयल्टी पे किसको शक है क्या? तो सामने आके पूछे हमसे, क्या क्या शक है भाई हमारे पे? ये जो भी चल रहा है वो ठीक है, जिनको भी ये गुटबाजी करने की आदत है वो करें, हमें उससे कोई इतराज नहीं है। पर मैं समझता हूँ पार्टी के जो नेता, हमारे वरिष्ठ नेता है, तो वो बात से पूरा समझते हैं कि जब वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, ये प्रोसेस क्या है, इसलिए इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जी, लेकिन सर, आप इससे तो इनकार नहीं करेंगे कि विधान परिषद के समय में भी 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, तो कहीं ना कहीं पार्टी में कुछ लोग हैं जो कि पार्टी के साथ नहीं दिख रहे हैं। देखिए, विधान परिषद का चुनाव का मामला अलग है, ये इशू अलग है जी। विधान परिषद में बात तो सच, मैंने तो बयान दिया है कि जिन 7 लोगों ने, विधायकों ने वोटिंग पे क्रॉस वोटिंग किया है, और जिसकी वजह से चंद्रकांत हंडोर जी की वहां पर शिकस्त हुई है, तो मैं समझता हूं ये 7 लोग कौन है, उनको ढूंढ के निकालना जरूरी है, और उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन, पार्टी सख्त से सख्त कार्रवाई की जरूरत है। ये मैंने ओपन बयान दिया, और वैसे आज भी सहमत, मेरी भूमिका यही है, इन 7 लोगों जिन्होंने वहां पर बगावत की है वो कौन है, और ऐसे लोगों को पार्टी के मतलब जो एक्शन लेना जरूरी है उसके बारे में बिल्कुल करनी चाहिए। ये मेरी
व्यक्तिगत राय है। ये 7 लोग तो सर वो सीक्रेट वोटिंग हुआ है, मालूम कैसे चलेगा? कोई अंदाजा कौन लोग हो सकते हैं? देखिए, ये बात तो सीएलपी लीडर है, पीसीसी प्रेसिडेंट है, जो पार्टी के मेन है, वो जो उनके पास अगर कोई इंफॉर्मेशन है इसके बारे में जरूर एक्शन ले। उसको कोई, मैं भी उसका समर्थन करता हूं कि जो जिन लोगों ने किया है वो ठीक नहीं किया है और उनके ऊपर एक्शन की जरूरत है। इस बात से मैं भी सहमत हूं। इसका मतलब चौहान साहब आप कह रहे हैं कि सीएलपी और पीसीसी को दोनों को मालूम है वो 7 लोग कौन है? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि सीएलपी लीडर और पीसीसी प्रेसिडेंट ये दोनों ही पार्टी के मुख्य नेता है और वो इसमें ध्यान दे के इसमें जरूर तहकीकात करे कि सच्चाई क्या है इसमें और किसने किया है। एक सवाल आपसे जानना चाहूंगा साहब, आपकी कोई नाराजगी है सर पार्टी से? किस बारे में? कोई नाराजगी नहीं। किस बात पे नाराज? किसी बात पे लेकर के? नहीं यार, ऐसा है, देखो पार्टी में कई चीजें रहती है, जब भी कोई चीज होती है तो हम डिस्कस करते हैं ना। हमारी व्यक्ति कोई भी नाराजगी अगर है नहीं है, जो भी हम मीडिया पे क्यों जाहिर करें हमारे इश्यूज? हमारी पार्टी के अंदरूनी मामले जो भी रहते हैं, डिस्कशन होता है, डायलॉग होता है। उदयपुर की जो मीटिंग हुई उसमें भी काफी चीजों के पॉलिटिकल पे डिस्कशन हुआ, चर्चा हुई है। तो मैं समझता हूँ एक प्रोसेस है जिसमें पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी है और हम लोग पार्टी में डिस्कशन करते हैं उसके ऊपर। एक चीज और जानना चाहूंगा, अघारी है या नहीं है सर अभी? देखिए, आज मौजूदा हालात में तो अभी भी महाविकास गठबंधन तो जारी है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। जब तक तीनों पार्टी कोई अलग विचार नहीं करती है, आज के दिन में महाविकास गठबंधन अभी भी जारी है। मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव आ रहे हैं मुंबई और ठाणे वगैरह के। देखिए, म्यूनिसिपैलिटी का मामला ऐसा है कि हमेशा लोकल बॉडीज के चुनाव लोकल लेवल पे हमेशा बातचीत करके तय किए जाते हैं। कहीं पर गठबंधन होता है, कहीं पर नहीं होता है। आज तक का इतिहास अगर हम देखेंगे तो अभी तक के लोकल बॉडीज के चुनाव हर जिले में अलग अलग परिस्थिति के अनुसार वहां पर गठबंधन कहीं हुआ है, कहीं नहीं हुआ है। अभी भी वही सिचुएशन रहेगी। लोकल लेवल पे जो सिचुएशन या जो जिसके बारे में पीसीसी प्रदेश कांग्रेस कमेटी जो फैसला करेगी उसके अनुसार वो तय होगा। एकनाथ शिंदे सरकार के बारे में क्या कहेंगे आप? कई लोग अभी वो 11 जुलाई का वेट कर रहे हैं, उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं किया है। उस सरकार के बारे में कोई टिप्पणी? देखिए, जिस तरीके से ये मामले को सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें कोई स्टे नहीं दिया। हालांकि डिफेक्शन लॉ जारी है, एंटी डिफेक्शन बिल है, कानून है, इसके तहत डिप्टी स्पीकर ने कुछ लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया था। उसके बावजूद विश्वासदर्शक ठहराव हो गया, स्पीकर का इलेक्शन हो गया, मामला अभी भी सब जुडिस है। अब ये जो भी चीजें हुई है वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में कई चीजें हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर उसी वक्त सुप्रीम कोर्ट उसमें रोक देता तो शायद ये नौबत नहीं आती। अभी भी ये सुप्रीम कोर्ट ने, जब भी हम 2 बार सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये बयान दिया, ये कहा कि आप जो भी कहना है 11 तारीख पे है सुनवाई होगी, उस दौरान आपकी भूमिका रखिए। तो ठीक है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसके अनुसार 11 तारीख को पेशी होगी। उसमें जो हमारे सीनियर काउंसिल्स है वहां पर बात रखेंगे और कानूनी तौर पर जो गलत हुआ है, क्योंकि ये सवाल सिर्फ कोई पार्टी का नहीं है, सवाल है देश के पॉलिटिकल सिस्टम में जो आज जो भी चीजें दिख रही है तो देश के लिए हानिकारक है। एंटी डिफेक्शन कानून को धज्जियां उड़ाई गई है और ऐसे हालत में अगर देश में ऐसा ही कुछ होता रहा तो ये मजाक हो जाएगी। एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो अभी 11 तारीख को देखते क्या होता है सुप्रीम कोर्ट। सर एक और सवाल यहाँ पे आता है कि कई लोग ये मानते हैं कि यदि जो आपका स्पीकर थे आपके, जो कि अभी आपके अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उनको इस्तीफा नहीं देना चाहिए था। कल मैंने उनसे बात की, मैंने पूछा कि आप यदि स्पीकर रहते तो स्थिति दूसरी रहती, आपको रिजाइन करने के लिए किसने कहा? आपको लगता है कि आपका स्पीकर होता तो आज स्थिति कुछ और होती? देखिए, अगर मगर मतलब ने हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। अभी तो नाना पटोले तो स्पीकर तो नहीं रहे, तो नेचुरली वो भी उनसे पूछिए कि उनका इस्तीफा देना उचित था कि नहीं था, कि उन्हीं से पूछिए, बेहतर रहेगा। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा था कि आला कमान ने कहा। चलिए एक अंतिम का सवाल है सर, अशोक चौहान सर, क्या आपको लगता है कि बीजेपी महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन कमल की तैयारी में है, जैसा उन्होंने मध्य प्रदेश और कर्नाटक में किया है? देखिए, ये तो शुरुआत है। भाजपा ने जिस तरीके से कई राज्यों में खेल करके सरकारें डिस्टेबलाइज की या गिराई, वही महाराष्ट्र में भी हुआ है। ये तो साफ ही है। ये कोई शिवसेना के लोग जो डिफेक्ट हुए हैं वो ऐसे ही नहीं हुए। उसके पीछे वो खुद आज मौजूदा मुख्यमंत्री ने ये कहा था कि हमारे पीछे राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी शक्ति हमारे पीछे है, खुद ही बयान उन्होंने दिया था।
तो मैं समझता हूं कि बात तो साफ है। और आज जिस तरीके से गठबंधन हुआ है, इससे स्पष्ट होता है कि ये तो बीजेपी ने ही सब इंजीनियर किया था, इसमें किसी को शक नहीं है। चलिए अशोक चौहान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए, और आपने जो बातें कही है वो जरूर आला कमान सुनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू, धन्यवाद।